यस सर, आ रही है। ओके गुड। अच्छा, आज हम जो है वो कंटिन्यूटी जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो उसको आज हम इंशाल्लाह फिनिश करेंगे और फिर कुछ नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैथ की कुछ क्लास होगी। मैथ का हम कुछ ग्राफ्स वगैरह देखेंगे, ग्राफ्स कैसे बनते हैं। और स्टैट्स की हमने बायो स्टैट्स या स्टैटिस्टिक्स जो है इसकी हमने पहले एप्लीकेशन देखी कुछ मेडिकल फील्ड में, और कुछ हमने फार्मा जो फार्माकोलॉजी थी उसमें देखी। और अभी हम जो है मज़ीद उसको आगे लेके चलते हैं। कुछ ऐसा नया सब्जेक्ट जो हम देखते हैं कि साइकोलॉजी फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी जो है उसमें इसकी एप्लीकेशन किस तरह से है। कुछ इसमें डिटेल नहीं होगी, सिर्फ कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं ताकि कुछ आपको समझ आ जाए कि भाई किस तरह से अप्लाई होती है वहाँ पे। तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स टू फाइंड फर्स्ट statistics helps to find the limit of normality. What is limit of normality? if we say कोई भी चीज़ जो है हम उसको स्टैंडर्ड बना लें कि नॉर्मल उसका एक डिसाइड कर लें कि ये उसका नॉर्मल है किसी भी वेरिएबल्स में। वो डाटा की बेस पे, यानी जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे उसकी बेस पे हम उसे डिसाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखना चाहते हैं कि नॉर्मेलिटी अमंग वेट, हाइट और पल्स रेट, इन चीज़ों में, तो इन चीज़ों में हम किस तरह से नॉर्मेलिटी हम चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ये है कि इट also helps to find out the difference between two means and proportions of normal persons two places। यानी अगर हम ये देखें कि दो मुख्तलिफ जगह पर, जैसे दो मुख्तलिफ सिटीज़ हो सकते हैं, हम आगे एग्जांपल भी इसके देखेंगे कि टू प्लेसेस पे, दो डिफरेंट सिटीज़ पे हम एग्जांपल इसकी देखेंगे किस तरह से डिफरेंट बिटवीन टू मीन्स, दो मीन्स जो हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है। और या फिर हम प्रोपोर्शंस देख सकते हैं इसमें, प्रोपोर्शंस ऑफ नॉर्मल पर्सनस हम ये कहते हैं कि एवरेज जो हमारे पास आती है उसको हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं कि नॉर्मल बिहेवियर है, या नॉर्मल पर्सन, या नॉर्मल हाइट है, नॉर्मल वेट है, उस हवाले से हम बात करते हैं। जिस तरह से हमारे पास द मीन वेट ऑफ बॉयज़ इन लाहौर इज़ ग्रेटर दैन द मीन हाइट इन कराची। ये क्या है कि हमारे पास जो मीन वेट्स हैं, मीन वेट ऑफ बॉयज़ इन लाहौर इज़ ग्रेटर, फिर ये क्या है, ग्रेटर है, मीन वेट ग्रेटर है, मीन वेट हमारे पास जो है ये ग्रेटर है, ज़्यादा है किससे, मीन हाइट। हम किससे कंपैरिजन का हो रहा है, क्या हो रहा है, मीन हाइट इन कराची। यानी ये देखा जा रहा है कि ओवरऑल अगर हम ये देखें कि दो सिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ देखें कि क्या है कि जो दो सिटीज़ में ज़्यादातर लोगों के जो वेट्स हैं वो लाहौर में जो हैं उनके ज़्यादा होते हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं या ज़्यादातर बॉयज़ जो हैं वो जो कराची में उनके उनकी हाइट जो है वो ज़्यादा होती है। ये ऑब्ज़र्व किया गया डिफरेंट डेटा से। अब इसको हम ये देखते हैं कि दिस डिफरेंस इज़ वेदर ड्यू टू चांस और नेचुरल वेरिएशन। यानी ये हमने जो डिफरेंस देखा, जो डाटा में हमने देखा, इसको या तो हम ये कह सकते हैं कि ये किसी भी चांस बाय चांस ऐसा रिजल्ट हमारे पास आ गया है, या फिर ये कोई ना कोई नेचुरल वेरिएशन है। नेचुरल वेरिएशन से मुराद ये कि जो हमारे पास टोपोग्राफिकल चेंजेस है यानी लाहौर की या कराची की, या एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, या हमारे पास और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं या उनकी चेंजेस की वजह से, उनकी वेरिएशन की वजह से ये है, या फिर कुछ और अदर फैक्टर्स हैं जिनको तलाश करने की ज़रूरत है कि इनकी अगर ये नहीं है तो और फिर कौन से फैक्टर्स पॉसिबल हैं इसमें। तो ये हमारे पास हमने क्या देखा कि ये हम तो लिमिट ऑफ नॉर्मेलिटी इन वेरिएबल सच एज वेट, हाइट, पल्स रेट। एग्जाम्पल हमने क्या देखी कि मीन वेट जो है बॉयज़ का इन लाहौर वो ग्रेटर है देन मीन हाइट इन कराची। This difference is
whether due to chance or natural variation of because of some other changes, या किसी भी और फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, उनको हमें देखने की ज़रूरत है कि वो क्या है। अगर ये नहीं है तो इसके अलावा टू फाइंड वेदर द डिफरेंस ऑफ द वेट एंड हाइट इंक्रीज और डिक्रीज, यानी ये तो हमने देख लिया कि पहले हम ये चेक कर रहे हैं, ये देख रहे हैं इसमें कि ये हमारे पास क्या फैक्टर्स क्या जिसकी वजह से ऐसा चेंज आ रहा है। और इसके अलावा जो वेट एंड हाइट में जो डिफरेंस है, अब इसका आपस में रिलेशन क्या है, या क्या वेट और हाइट जो है ये इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं प्रोपोर्शनली। प्रोपोर्शनल से मुराद ये है कि अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स हों, एक एक्स फॉर एग्जांपल, ये या मैं चले इसको ऐसा करते हैं कि एक्स इसको नहीं लेते, इसको हम लेते हैं कि एक हमारा वेट है डब्ल्यू और एक हमारे पास हाइट है। इनकी प्रोपोर्शन यानी इंक्रीज और डिक्रीज इनका आपस में क्या है, क्या वेट के इंक्रीज करने से हाइट भी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, या वेट के डिक्रीज होने से हाइट जो है उसमें भी फ़र्क पड़ता है, डिक्रीज होती है या नहीं। या फिर हम ये देख सकते हैं, ये इसमें रिज़ल्ट्स हम डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं, हम इसमें देख रहे हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। या जो वेट है उसके इंक्रीज़ होने से हाइट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, या फिर वेट के डिक्रीज़ होने से हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनल किस तरह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ पॉसिबल है ये फाइंड करना, कि ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अगर हो रहे हैं तो किस तरह से हो रहे हैं, इनका आपस में रिलेशन क्या है। पहले हमने हमारे पास डाटा या मीन हाइट और मीन वेट का डाटा आ गया, और फिर हमने ये देखा कि ये किन फैक्टर्स की वजह से हैं, या ये बाय चांस आए या कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इन्वॉल्व हैं। फिर अगर फैक्टर्स फाइंड हो जाते हैं, हमें पता चल जाते हैं, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि इनका आपस में किस तरह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किस तरह से हो रहा है, कि ये हम इन शॉर्ट अगर ये कहें कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या ये कह सकते हैं कि वेट के इंक्रीज़ होने से एक हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये भी आ सकता है कि वेट के इंक्रीज़ होने से हाइट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, और हाइट के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से वेट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, यानी इनका आपस में कोई रिलेशन एट ऑल नहीं है। तो इस तरह की जो फाइंडिंग्स हैं ये फिर इसमें की जा सकती हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी की बात हो रही है, इकोनॉमी डाटा सारा मौजूद डाटा होता है, सारा नंबर्स होते हैं। अब उन नंबर्स में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा एंड टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैव टू immensely useful involving economical problems such as so sorry such as wages, prices and time series analysis and demand analysis. These are the main applications of statistics in economics। कि आपके पास डाटा मौजूद है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी आप वेजेस सेट करना चाहते हैं। वेजेस ज़ाहिर आप सेट करेंगे अपनी इनकम के हवाले से, तो उसके लिए आपके पास डाटा मौजूद होना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है, और उस इनकम कितनी हो रही है, क्या पिछले 4-5 माह में या साल में किस तरह से आपके पास इनकम आ रही है, और आप कितनी वेजेस जो है वो दे सकते हैं, और ताकि आपका अपना जो प्रॉफिट है वो भी रहे और हेल्थी वेजेस भी हों उसमें। फिर प्राइसेस जो आपकी चीज़ों की हैं, जो आप चीज़ बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं, जो आप उनकी प्राइसेस आपको किस तरह से मेंटेन करनी है, ताकि बायर जो है या कंज्यूमर जो है उसके लिए भी आसानी हो और आपके लिए भी। और टाइम सीरीज एनालिसिस के कितने टाइम में जो है हमने कितनी ग्रो किया है, या क्या हमारे पास उसका आउटपुट क्या है। डिमांड एनालिसिस के हमारे पास किस चीज़ की जो है वो डिमांड ज़्यादा है, और जो हम सप्लाई कर रहे हैं आगे
क्या हम डिमांड जो हमारे पास ये इकोनॉमी का एक रूल भी है कि डिमांड और सप्लाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और इस तरह से अगर डिमांड आपकी किस चीज़ की ज़्यादा है ताकि उस हवाले से आप उसको उसकी क्वांटिटी को मेंटेन किया जाए। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री एंड बिजनेस, तो फिर वही बात हमारे पास है कि हमारे पास बिज़नेस में भी नंबर्स और इनकम और सेल परचेज और ये चीज़ें, और इंडस्ट्री में वो जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बनती है उनके उसके हवाले से बात होती है। तो बिज़नेस में है कि बिज़नेस एग्जीक्यूटिव्स आर रिलाइंग मोर एंड मोर ऑन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। क्यों रिलाई करते हैं स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पे? क्योंकि जहाँ पर भी आप बिज़नेस को ग्रो करना चाहें, आप रैंडमली चलेंगे तो यू विल स्टैंड नोवेयर कि आपके पास कोई ख़ास आउटपुट उसकी नहीं होगी। आप रैंडमली इसी तरह से आउटपुट आपके पास इंक्रीज़ भी उसका हो सकता है, बिज़नेस इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं भी होते, मगर फिर भी उनका बिज़नेस बहुत चल रहा होता है। वो अच्छे प्लानर होते हैं बाय बर्थ। खुद से वो जितने भी हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगा रहे हैं दे कैन अप्लाई, वो उन्हें पता नहीं होता कि हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, बट वो माइंड में या उनकी अपनी जो क्वालिटी है उस हवाले से उसको वो अप्लाई कर रहे होते हैं बिज़नेस में। और ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा ग्रो वो लोग करते हैं कि जो इन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पे अमल करते हैं और वक्तन फ़वक्तन अपनी ग्रोथ को, बिज़नेस को देखते रहते हैं कि क्या चीज़ उसमें इंक्रीज़ कितना हुआ है, किस चीज़ में इंक्रीज़ कितना हुआ है और कहाँ पे डिक्रीज़, कहाँ पे डेफिसिट्स आए हैं, और हमें उनको किस तरह से फिर मैनेज करना है। मेन थिंग क्या होती है बिज़नेस के ग्रो करने में कि फेलियर्स को किस तरह से टैकल किया जाए। जो ग्रो करने वाली बात है कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे चलते जा रहे हैं, तो वो तो ठीक है, आप आगे ग्रो करते जा रहे हैं, ठीक। जहाँ पे बात आती है फेलियर्स की या लॉसेस की, तो उन लॉसेस को किस तरह से टैकल किया जाए कि आपके पास कम से कम डैमेज हो, आपके एम्प्लॉयज़ पे कम से कम डैमेज हो, तो उसको स्टैटिस्टिकल टेक्निक से आप उसको कम से कम रिड्यूस कर सकते हैं और मज़ीद जो है जो लॉसेस हैं उनको ओवरकम किया जा सकता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स में ये है कि इस वाइडली, पहले हमने बिजनेस की बात की, अब इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स की, वाइडली यूज इन क्वालिटी कंट्रोल की के लिए इस्तेमाल की जाता है इसको। यानी क्वालिटी हमारे पास किसी भी चीज़ की जो हम बना रहे हैं उसी क्वालिटी को ख़ास एक मेंटेन करना स्टैंडर्ड पे, वो ज़ाहिर है उसका डाटा, फॉर एग्जांपल 10 चीज़ें बनी हैं, तो उन 10 का डाटा जो आपके पास है उसकी हाइट वेट, अगर फॉर एग्जांपल हम उसकी उसकी सिर्फ डायमीटर की बात करें तो सबका डायमीटर जो आपके पास होगा तो आप देख सकते हैं ओवरऑल डायमीटर में कितनी वेरिएशन आ रही है, क्या उसकी जो क्वालिटी है वो करीब करीब उसके है जो हमें रिक्वायर्ड है, या उससे बहुत ज़्यादा वेरिएशन उसमें आ रही है। इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग टू फाइंड आउट वेदर द प्रोडक्ट इज़ कंफर्मिंग टू द स्पेसिफिकेशंस और नॉट, वही बात की क्वालिटी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उन पे वो पूरा उतर रही है या नहीं। और स्टैटिस्टिकल टूल्स सच एज इंस्पेक्शन प्लान्स एंड कंट्रोल चार्ट्स, तो ये स्टैटिस्टिकल टूल्स क्या होते हैं? ये इरम ने मैसेज किया है तो क्या है इसमें? अच्छा, जस्ट हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स सच एज इंस्पेक्शन प्लान्स की आपको कितने अरसे बाद अपनी प्रोडक्ट्स की इंस्पेक्शन करनी चाहिए, और वो रेगुलर एक प्लान आप बना लेते हैं, उसके हवाले से फिर वक्तन फ़वक्तन उसकी रूटीन चेकअप होता रहता है। या फिर कंट्रोल चार्ट, जो पूरी प्रोसेसिंग हो रही है उसको मॉनिटर करने के लिए जो फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि हम इसमें एक लाइन जो है, ये हमारा एक मीन जो लाइन है वो ड्रा कर लेते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि हमारी जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनमें कितनी वेरिएशन आ रही है, क्या ये हमारी कंट्रोल लाइन जो है, ये कंट्रोल जो बिहेवियर है इसका उसके हवाले से चल रही है, या बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है, वैसे हो रहा है और मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है और हमारे
कुछ यानी जो मीन है, जैसे हम ये कहते हैं कि मीन के गिर्द जो एवरेज है उसके गिर्द क्लस्टर हो रही हैं सारी वैल्यूज से नहीं, या बहुत ज़्यादा वेरिएशन उसमें है। तो उस हवाले से कंट्रोल चार्ट्स जो हैं वो भी अप्लाई किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, ताकि उसकी जो आपकी जो क्वालिटी कंट्रोल है उसको चेक किया जा सके, जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको मैनेज किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड वार। तो दो, साइकोलॉजी, एजुकेशन और वार जो है, ये तीन चीज़ें यहाँ पे मैंने कंबाइन की हैं। तो एजुकेशन में, साइकोलॉजी में है कि हैज़ फाउंड वाइड एप्लीकेशन सच एज डिटरमाइनिंग द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट। अब स्टैटिस्टिक्स सॉरी जो ये है हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, इसमें बहुत सारे हमारे पास अभी साइकोलॉजी में बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं जिन्हें आप पेशेंट पे या जो भी हमारे पास पर्सन उन पे अप्लाई करते हैं, उनके रिजल्ट्स डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। उन रिजल्ट्स के हवाले से आप प्रिडिक्ट करते हैं कि ये शख्स की पर्सनैलिटी किस किस्म की है, या सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया। तो उस टेस्ट पे या फैक्टर एनालिसिस के कौन से फैक्टर हैं जो कि उसको एजुकेशन की बात करें या साइकोलॉजी की बात करें तो उसको किस तरह से उसको बेहतर किया जा सकता है, ईद उसमें जो भी खामियां कुछ हैं या फैक्टर उसको उनको एनालाइज किया जाए। वार में हमारे पास इन जो थ्योरी ऑफ डिसीजन फंक्शन, वार में सबसे बड़ी हमारे पास बात क्या है कि किसी भी ग्रेटर असिस्टेंस में मिलती है मिलिट्री को या किसी पर्सन को मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन, सबसे बड़ा गोल इसमें क्या अचीव किया जा सकता है, विद मिनिमम एफर्ट। यानी आप डिस्ट्रक्शन जो है वो मैक्सिमम करें मिनिमम एफर्ट से। तो ये आप जो है हमारे पास इन वार थ्योरी ऑफ डिसीजन फंक्शंस कैन बी अ ग्रेट असिस्टेंस टू द मिलिट्री एंड पर्सन टू प्लान, कि प्लानिंग की जाए कि किस तरह से आप मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन करें और मिनिमम एफर्ट के साथ। तो ये भी आपके पास डिफरेंट डाटा आप कलेक्ट करके जो डिफरेंट आपने हिट्स किए हैं पहले या जो भी आपने अटैम्प्ट्स किए हैं उन अटैम्प्ट्स की बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस किस तरफ जाएं तो फिर आपके पास मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होगी एनिमी की और मिनिमम एफर्ट के साथ आप फोकस कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास फिर है बैंकिंग में। बैंकिंग बहुत रिलाई करता है नंबर्स पे, डाटा पे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे। और बैंक्स में make use of statistical for a number of purposes. The banks work on the principles that all the people who deposit their money with the banks do not withdraw it at the same time. ये एक एग्जांपल है छोटी सी, बहुत वाइड इसका एप्लीकेशन है बैंक्स में स्टैटिस्टिक्स की। एक छोटी सी एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो जमा पैसे कराते हैं बैंक में और उतने ही या एट द सेम टाइम वो विड्रॉ नहीं करते वहाँ से, तो बैंक्स अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ दीज डिपॉजिट। तो ये डिपॉजिट जो होते हैं, इन डिपॉजिट से बैंक फिर प्रॉफिट अर्न करता है। किस तरह से? बाय लेंडिंग इट टू अदर्स ऑन इंटरेस्ट, दूसरे लोगों को लेंड करके इंटरेस्ट पे तो अपना प्रॉफिट जो है इस पे वो हासिल करता है। पहली बात ये कि जितने लोग जमा करा रहे हैं उतने लोग विड्रॉ नहीं कर रहे, और फिर जिन लोगों ने विड्रॉ किए, जाहिर है विड्रॉ अगर सेम टाइम सेम उसी वक्त पे नहीं हो रहा तो फिर वो उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को लोन देकर, और फिर उस पे इंटरेस्ट पे लोन दे के तो फिर प्रॉफिट कमा सकते हैं उससे। द बैंकर्स यूज स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी और एस्टिमेशन, ये जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास है एंड टू एस्टिमेट, एस्टिमेशन जो है द नंबर्स ऑफ डिपॉजिटर्स एंड देयर क्लेम्स, यानी वो अपने प्रीवियस डाटा के साथ ये देख सकते हैं कि कितने डिपॉजिटर्स हमारे पास रहे हैं, ये कितने हमारे पास इंक्रीज़ कर रहे हैं पर मंथ, पर डे, पर एनम, और उस हवाले से हम कितने लोगों को मज़ीद जो है वो लोन दे सकते हैं, कितने परसेंट लोगों को लोन दे सकते हैं, और कितने लोग जो हैं उसमें हमें क्या प्रॉफिट पे उसमें होगा। तो बैंक्स की एग्जांपल हमने ये देखी कि डिपॉजिट जितने करा रहे हैं
उतने विड्रॉ नहीं कर रहे, फिर जो इसका मतलब ये है कि हम डिपॉजिट मनी को फिर यूज़ कर सकते हैं, दूसरे लोगों को दे के इंटरेस्ट पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर इसी बेस पे हम जो डाटा हमारे पास प्रीवियस हो, उसी बेस पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम कितने डिपॉजिटर्स हमारे पास इंक्रीज़ कर रहे हैं या हैं अभी, और हम कितने लोगों को लोन दे सकते हैं, या मज़ीद आने वाले दिनों में कितना हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, कितने लोगों को हम लोन दे सकेंगे, या और भी इसमें और बहुत सी वाइड इसमें वो एप्लीकेशंस हैं। ये उसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। स्टैटिस्टिक इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड बायोमेडिकल रिसर्च। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में क्या किया जा सकता है कि द हॉस्पिटल मैनेजमेंट फॉर्मुलेट्स द पॉलिसी एंड मेक्स द प्लानिंग फॉर फ्यूचर। यानी इसमें सबसे बड़ी बात हमारे पास जो नोट करने वाली वो है कि प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। स्टैटिस्टिक्स हर जगह पे जो हेल्प हमें कर रही है वो किस वजह से, किस तरह से, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। लाइक हाउ मेनी डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, वार्ड्स एंड एक्सटेंशन ऑफ द बिल्डिंग इज रिक्वायर्ड। ये एक मेन जो है जनरल चीज़ें हैं, और बहुत सी इसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट में इसकी और बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, मगर ये मेन है कि डॉक्टर्स कितने रिक्वायर्ड है हमारे पास, कितना फ़्लो है पेशेंट्स का, कितने डॉक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, फिर नर्सेज कितनी रिक्वायर्ड होंगी, पैरामेडिकल स्टाफ जो है ये भी इसमें ही शामिल, को कितने रिक्वायर्ड होंगे, वार्ड्स एंड एक्सटेंशन ऑफ द बिल्डिंग इज़ रिक्वायर्ड, और बिल्डिंग की एक्सटेंशन की भी ज़रूरत है या नहीं है, और है तो कितनी ज़्यादा हमें बिल्डिंग को जो है वो इंक्रीज़ करना चाहिए, उसकी एक्सटेंशन कितनी करनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास डाटा, जैसे हमें पता है कि डाटा इज़ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ एनी रिसर्च। इनकम्प्लीट, तो डाटा हमारे पास अगर इनकम्प्लीट, इम्परफेक्ट एंड फॉल्स डाटा मे हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द आउटकम ऑफ द स्टडी। तो डाटा अगर ठीक नहीं होगा तो हमारी जो स्टडी की आउटकम है, आउटकम ऑफ द स्टडी, सॉरी, आउटकम ऑफ द स्टडी जो है वो हमारी फिर सही नहीं होगी, रिजल्ट्स ठीक नहीं होंगे, रिजल्ट्स रिलायबल नहीं होंगे, रिजल्ट्स ट्रू टू द एक्चुअल सिचुएशन नहीं होंगे। Clinical researchers may use statistical methods to obtain accurate and reliable data in order to estimate population parameters. यानी अगर आपके पास डाटा रिलायबल हो, एक्यूरेट हो, तो आप पॉपुलेशन के हवाले से कोई भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसके हवाले से कोई आप एस्टिमेट कर सकते हैं। एस्टिमेट कैसे, जैसे आप ब्लड सैंपल एक लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल अगर ठीक नहीं होगा तो ठीक तरह से उसको जैसे उसको कंटेन करना चाहिए, कंटेन नहीं किया हुआ आपने, एक नॉर्मल पहले जैसे कुछ डिजीज़्ड ब्लड किसी में था, वो आपने वहाँ से निकाला, फिर दूसरा भी उसी में डाल दिया, तो वो आपका सैंपल ठीक नहीं है, उस हवाले से सैंपल ठीक नहीं हुआ तो डाटा ठीक नहीं हुआ। तो उस हवाले से जो आप फिर एस्टिमेट करेंगे होल द बॉडी और द पर्सन के बारे में कि उसके में क्या बीमारी है या उसको क्या इलनेस है, तो वो फिर ठीक नहीं होगा। तो डाटा जो है उसको, स्टैटिस्टिक्स जो है उसको रिलाय, ये तो एक नॉर्मल एक ब्लड सैंपल की एग्जांपल थी, वैसे डाटा अगर न्यूमेरिकल्स हों, न्यूमेरिकल डाटा हो तो उसको भी प्योरीफाई करने के रूल्स हैं, तरीके हैं, जिसमें हम उसको मज़ीद नैरो डाउन कर सकते हैं और उसको उसमें से आउटलायर्स निकाल सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें उसमें डाटा को रिलायबल बनाया जा सकता है, मोर एंड मोर रिलायबल, 100% तो नहीं कह सकते मगर मोर एंड मोर रिलायबल बनाया जा सकता है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फिर जो है पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल लैब्स हैं, तो हम थोड़ा सा क्विकली जाएंगे ताकि ये फर्स्ट सेशन में ख़त्म हो जाए, तो फिर हम नेक्स्ट में मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। पब्लिक हेल्थ में जनरली जो है एपिडेमिक्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं, या वैक्सीन जैसे इस्तेमाल होती हैं, या तो ये चीज़ें की जाती हैं या इनका डाटा दिया जाता है। जैसे स्टैटिस्टिक्स मेथड्स आर यूज्ड इन पब्लिक हेल्थ टू मेजर द एफिकेसी ऑफ सीरा एंड वैक्सीन्स। सीरा इज द वर्ड केम फ्रॉम द सीरम। सीरम जो होता है, ब्लड को मुख्तलिफ टेस्ट जो किए जाते हैं, ब्लड के कुछ ब्लड को जो है सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से प्लाज्मा और सीरम जो अलग किया जाता है, और उस कुछ टेस्ट जो है वो सीरम पे अप्लाई होते हैं, कुछ जो है वो प्लाज्मा पे अप्लाई होते हैं। यानी इसका मतलब है कि आपके लिक्विड और जो थिक जो कंटेंट्स हैं जो ब्लड के, वो सेपरेट हो जाते हैं।
तो कुछ में ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़्यादातर ये एनिमल्स में होते हैं। और वैक्सीन्स जो हैं इनके फील्ड में इनकी एफिकेसी क्या है, द नंबर ऑफ अटैक्स और डेथ्स अमंग द वैक्सीनेटेड पीपल। अब वैक्सीनेटेड पीपल के अंदर अमंग कितने लोग जो है उनके ऊपर अटैक हुआ और कितने लोग उसमें सर्वाइव कर गए, कितने लोगों की डेथ हो गई, और इज कैलकुलेटेड एंड कंपेयर्ड टू द परसेंटेज is compared to the percentage of the unvaccinated people. Statistical approaches are also used to assess the function of causative factors. यानी जो फैक्टर्स इस पे कॉज कर रहे हैं इस बीमारी को, उनको भी देखने की ज़रूरत है कि वो किस वजह से ये ऐसा हो रहा है, कि क्या कि वैक्सीनेटेड पर्सन जो है उनकी डेथ हो गई, या जो अनवैक्सीनेटेड पर्सन थे उन पे अटैक हुआ और वो भी सर्वाइव कर गए। इसके बाद मेडिकल लैब्स, statistical quality control methods are helpful in maintaining the quality of lab procedures and errors in, और lab procedure जितने भी हमारे पास हैं, और जो error इनकी इन procedures को अच्छी तरह से quality अडॉप्ट करने से हमारे पास क्या होगा, एरर्स इन असेसिंग द पेशेंट्स क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी जैसे मैंने सैंपल की बात की थी कि अगर आप उसे सैंपल अच्छी तरह से साफ़ कंटेनर में लेते हैं तो फिर आपके पास जो भी आप क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी पर्सन की जो डिफाइन करेंगे वहाँ से, उनमें फिर क्या करेंगे कि आप उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड्स। उन मेथड्स को आप यूज़ करके तो मिनिमाइज़ किया जा सकता है। इस तरह से डाटा जो भी आप लेंगे, जो डाटा आपने लिया उस डाटा को किस तरह से उसको क्या टूल्स पे लगाएं ताकि कम से कम आपके पास डाटा प्योरीफाई हो जाए और कम से कम उसके जो आपके पास एरर्स है वो एरर जो है वो रिड्यूस हो जाए। फिर नेचुरल सोशल साइंसेज एंड एस्ट्रोनॉमी, हमारे पास statistics plays a vital role among all the natural and social sciences. Statistics methods are commonly used by analyzing the experiments resulting results test their significance in biology। यानी ये हम जैसे बायोलॉजी में हम देखेंगे बायोस्टैट्स है, हम अभी उसमें वो काम कर रहे हैं, और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेट्रोलॉजी जो वेदर रिलेटेड है, रिसर्च चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, सोशियोलॉजी, बिजनेस हम देख चुके हैं बिजनेस में किस तरह से अप्लाई होती है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इज़ वन ऑफ द एस्ट्रोनॉमी जो है जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं, स्टार्स, मून्स, और स्टार मून हो गया, अर्थ हो गए, प्लैनेट्स हो गए, इनके बारे में इनकी मूवमेंट के बारे में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी। तो क्या किया जाता है कि हम वहाँ पे उनको एक्चुअल सिचुएशन में जा नहीं सकते, वहाँ पे अगर जाएँ भी तो एक्चुअल मूवमेंट उनका उस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वो जो हमारे पास डाटा है शुरू से क्या होता है कि उसमें एस्टिमेटेड मास लिए जाते हैं, एस्टिमेटेड उनके मोशन लिए जाते हैं, बहुत सी चीज़ों को ऐसे कंट्रोल किया जाता है कि आप हर चीज़ को वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल वेरिएशन ऑफ मास, वेरिएशन ऑफ, और वहाँ पे फैक्टर्स जितने भी हैं, ग्रेविटेशन फैक्टर है, उन फैक्टर्स को अगर आप रिड्यूस नहीं करेंगे तो वहाँ पे एक बहुत सारा क्योटिक बिहेवियर जो है वो होता है, जिसको कंट्रोल करना या ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पे फिर हम यही है कि इट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, हम मेजर करते हैं वो भी एस्टिमेट करते हैं, और साइजेस, मासेस कितने हो सकते हैं वो भी एक एस्टिमेटेड होते हैं, एंड डेंसिटीज़। मगर ये एस्टिमेशन जिसकी बात कर रहे हैं ये कैलकुलेटेड एस्टिमेशन होती है, कैलकुलेटेड गैस होता है, ये कैलकुलेटेड एस्टिमेशन है जो कि हम जिसे ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल 100% तो नहीं है मगर बिल्कुल लेस भी नहीं है उससे। And densities of heavenly bodies by means of observations. During these measurements, errors are unavoidable, so most probable measurements are found by using statistical methods. So error जो हैं वो अनअवॉइडेबल हैं, एरर्स उसमें होते हैं, मगर क्या है फिर भी स्टैटिस्टिकल मेथड से हम क्या करते हैं उसको नियरेस्ट टू एक्यूरेट हम उसे लेके जा सकते हैं। तो अभी 6 मिनट्स रहते हैं, क्लास ये भी खत्म। अच्छा चलिए ठीक है। इन सोशियोलॉजी एंड गवर्नमेंट, तो सोशियोलॉजी में हमारे पास social sciences में amongst to discover the basic structure of human society, to identify the main forces that hold groups together, यानी जो लोग इकट्ठे रहते हैं वो किस वजह से
इकट्ठे हैं या उनको क्या चीज़ उनको इकट्ठे रखती है, क्या उनके इंटरेस्ट हैं जिनकी वजह से वो इकट्ठे रहते हैं, ये सब डाटा लेके तो उस पर हम एनालाइज कर सकते हैं। The sociology may be called upon for help with special problems such as social conflict, किस वजह से आए, ये किस तरह से उनको ख़त्म किया जा सकता है। अर्बन प्लाइट्स, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं अर्बन लाइफ की, वो उनमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं या क्या उनके क्या वजूहत हैं। और द वार ऑन पावर्टी और क्राइम, या पावर्टी और क्राइम्स पे अगर हम उनको रिड्यूस करना चाहें या उनके खिलाफ एक एक्शन करें तो वो किस तरह से वो बेनिफिशियल हो सकता है, किस तरह उसको मोर बेनिफिशियल बनाया जा सकता है। द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में ये है कि आर मोर वेरिड एंड complex. Various departments in the state are required to collect and record statistical data in a systematic manner फॉर एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यानी एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपने इफेक्टिव करनी है तो वक्तन फ़वक्तन आप डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा को एनालाइज करते हैं कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से बेहतरी की तरफ जा रही है, मज़ीद ग्रो कर रही है या नहीं। और डाटा परटेनिंग टू वेरियस फील्ड्स नेमली पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, यानी पॉपुलेशन के हवाले से नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, प्रोडक्शन बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल, फाइनेंस, ट्रेड, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स एक्सेट्रा, ये तमाम चीज़ों का डाटा लेके आप उसे मज़ीद दे सकते हैं कि क्या बिहेवियर चल रहा है अभी। आर द मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स फॉर द स्टेट फॉर दिस एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये तमाम डाटा की रिक्वायरमेंट और इसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर आप गुड एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं तो। फिर लास्ट में है कंक्लूजन, हम क्विकली देखते हैं, अभी लास्ट 4 मिनट्स 2 मिनट्स लेफ्ट। ओवरऑल हमने ये देखा कि बायोस्टैटिस्टिक्स जो है टेक्निक्स कैन अश्योर दैट द रिजल्ट्स फाउंड इन सच अ स्टडी आर नॉट मेरली बिकॉज ऑफ चांस। सबसे पहली बात यह है कि ये नॉट बिकॉज ऑफ चांस, ये जो रिजल्ट्स हैं किसी भी चांस से नहीं, हम उन्हें कैलकुलेट करते हैं। इन एवरी केस ऑफ अवर लाइफ स्टैटिस्टिक्स प्लेज अ मेजर रोल फॉर बेटर गेनिंग एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स। हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट्स में और बेटर गेनिंग, यानी रिजल्ट्स को हम मज़ीद एक्यूरेट बनाते हैं इससे, और अच्छे तरीके से उसको हम कोई ऑब्ज़र्व करना चाहें, फ्लो देखना चाहें, वो भी देख सकते हैं उसमें। और द लास्ट वन इज़ अ वेल डिज़ाइंड एंड प्रॉपरली कंडक्टेड स्टडी इज़ अ बेसिक प्रीरिक्विजिट टू अराइव अ वैलिड कंक्लूजन। और किसी भी वैलिड कंक्लूजन पे आने के लिए हमारे पास एक कैलकुलेटेड वे, एक स्टैटिस्टिकल वे जो है वो हमें वैलिड कंक्लूजन तक लेके जा सकता है। किसी ले मैन की तरह सिर्फ गैस कर लेना, गैस करने से बात नहीं बनेगी। सिर्फ क्या करना है, हमें कि ये देखना है कि ये जो रिज़ल्ट्स हैं बाय चांस आए हैं, बाय चांस स्टडी आर नॉट मेरली बाय चांस नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ चांस। ये हम जो भी वजूहात हैं उसकी वो देख सकते हैं, वो तलाश कर लेते हैं। फिर गेनिंग द एक्यूरेट रिजल्ट्स के तक पहुंचने में जो रास्ता इख्तियार करना है, तरीका इख्तियार करना है, उसके लिए अच्छा रोल अदा करती है। और फिर लास्ट में हमारे पास क्या, हम एक वैलिड रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो ये क्लास यहीं तक है। इसके नोट्स जो हैं वो मैंने वो मौजूद हैं, तो वो मैं आपको जो है अभी आज इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह भी मैथ स्टार्ट करेंगे।